दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पक्षपात के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट बायस। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चाहे न्यायालय कोई निर्णय कर रहा हो, न्यायिक कल्प अधिकरण कोई न्याय कर रहा हो या प्रशासकीय विवेक का प्रयोग करते हुए प्रशासन कोई कार्यवाही कर रहा हो, इन सब में नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन होना चाहिए। और नैसर्गिक न्याय के नियम जो नैसर्गिक न्याय है वो दो नियमों से मिलकर बना है। एक है पक्षपात रहित न्याय होना चाहिए, दूसरा है कि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद न्याय होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, प्रशासनिक कृत्य होना चाहिए। तभी कहा जाता है कि नैसर्गिक न्याय का पालन हुआ है। अब नैसर्गिक न्याय का एक नियम है कि पक्षपात के विरुद्ध रहते हुए न्याय होना चाहिए। तो पक्षपात के विरुद्ध नियम क्या है? तो पक्षपात के विरुद्ध नियम का तात्पर्य बिना किसी पक्ष का पक्ष लिए, तो पक्षपात के विरुद्ध नियम का तात्पर्य बिना किसी पक्षकार का पक्ष लिए निर्णय दिए जाने के नियम से है। चाहे ऐसा निर्णय न्यायिक कार्यवाहियों के अंतर्गत दिया जाए, प्रशासकीय कार्यवाहियों के अंतर्गत दिया जाए। रतनलाल, इस पर एक केस है, रतनलाल वर्सेस मैनेजिंग कमेटी डॉक्टर हरिराम हायर सेकेंडरी स्कूल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पक्षपात के विरुद्ध नियम का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा, क्या कहा? किसी मामले में उसके गुणागुण पर उचित ध्यान दिए बिना एक पूर्व अवधारणा किसी पक्षकार के पक्ष में अथवा विरोध में बना लेना ही पक्षपात है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पक्षपात के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पक्षपात पूर्ण कृत्य साबित किया जाए। पक्षपात की संभावना ही निर्णय को प्रदूषित कर देती है। यानी अगर किसी के पक्ष में यह संभावना भी है कि पक्षपात हो सकता है, उसके पक्ष में डिसीजन हो सकता है, या किसी पक्षकार के विरोध में डिसीजन हो सकता है, अगर संभावना भी है तो वह पूरा कार्यवाही, पूरा डिसीजन प्रदूषित माना जाएगा। भले ही अभी वह मामला लंबित ही हो, तब भी डिसीजन न हुआ हो, तब भी। अब आगे देखते हैं। ये पक्षपात जो होता है ये तीन प्रकार का हो सकता है। पक्षपात तीन प्रकार का हो सकता है। एक धन संबंधी पक्षपात, पिक्यूनरी बायस, व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल बायस, और विषय वस्तु के संबंध में पक्षपात, बायस ऑन सब्जेक्ट मैटर। अब ये धन संबंधी पक्षपात क्या होता है? देखिए, धन संबंधी पक्षपात का तात्पर्य न्यायाधीश का मामले में धन संबंधी हित होने से है। जब कोई न्यायाधीश या प्रशासकीय अधिकारी ऐसे मामलों का निपटारा करता है जिसमें उसका स्वयं का धन संबंधित है, तो उसका निपटारा या निर्णय अपास्त किए जाने योग्य होगा। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है बोनहम का मामला। ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है, बोनहम का मामला किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकदमा है, ये आपको लीडिंग केस है, इस पर याद रहना चाहिए। अब बोनहम के मामले में क्या था? इस मामले में मेडिकल कॉलेज के लाइसेंस के बिना डॉक्टरी व्यवसाय करने के लिए डॉक्टर बोनहम पर जुर्माना लगाया गया। कानून के अनुसार ऐसे जुर्माने का आधा भाग राज्य सरकार और आधा भाग कॉलेज को मिलना था। मुख्य न्यायाधीश कोक ने इस दावे को इस आधार पर अनुचित कर दिया कि मामला धन संबंधी अभिन्नति से बाधित था। अरे भाई, जिस सरकार को धन मिलना है वही उसकी सुनवाई करेगी, वही उस पर कार्रवाई करेगी, वो कहाँ से? उसमें तो धन संबंधी मामला है ही है। एक केस है वत्सालीदास वर्सेस वत्सालीदास। ये वत्सालीदास वर्सेस वत्सालीदास का केस 1945 में केस आया था। इस मामले में लॉर्ड राइट ने कहा कि सबसे सीधे साधे ढंग की अभिन्नति वहीं होती है जहां कार्रवाइयों के परिणाम में न्यायाधीश का धन संबंधी हित समाहित होता है। ऐसे मामले में तत्काल अब निर्धारित किया जाएगा कि वह नल एंड वाइड है। अगर धन संबंधी हित है न्यायाधीश का, तो उसको किसी भी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के साथ नहीं माना जाएगा। अगला है व्यक्तिगत अभिन्नति, पर्सनल बायस। इसका क्या मतलब है?
देखिए, मानवीय संबंध आपस में एक दूसरे पर अधिक आश्रित होते जा रहे हैं, अतः एक पक्ष या दूसरे पक्ष के प्रति पक्षपात के मामलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती जा रही है। निर्णय करने वाला न्यायाधीश पक्षकार का संबंधी हो सकता है, मित्र हो सकता है, व्यापार का सहयोगी हो सकता है, या उसके पक्षकार से व्यक्तिगत मनमुटाव, दुश्मनी या शिकायत हो सकती है। इन परिस्थितियों में, अगर ऐसा बात है तो इन परिस्थितियों में पूरी संभावना है कि न्यायाधीश एक पक्ष के लिए पक्षपात करे अथवा दूसरे पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। अब एक केस था आर वर्सेस हैंडले का केस। इस केस में जिस व्यक्ति ने एक बार मजिस्ट्रेट को पीटा था, उसी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई को व्यक्तिगत अभिनति से दूषित माना गया। बंगाल राज्य वर्सेस शिवानंद पाठक का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोई भी न्यायमूर्ति अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय पर अपील की सुनवाई नहीं कर सकता और न ही वह ऐसी अपील को निरस्त कर सकता है जिसकी सुनवाई उसने पहले की है। तो कहने का मतलब, अगर किसी ने डिसीजन किया है, उसी के पास अपील हो, तो ये अपने आप व्यक्तिगत अभिनति का मामला हो। अपने डिसीजन को क्यों गलत करने जाएगा? तो व्यक्तिगत अभिनति का मतलब ये होता है। अब होता है विषय वस्तु संबंधी अभिनति। तीसरे प्रकार का पक्षपात विषय संबंधी पक्षपात कहा जाता है। जब न्यायाधीश का विषय वस्तु में साधारण हित होता है तो वह विषय वस्तु संबंधी पक्षपात होता है। ग्रिफिथ एवं स्ट्रीट के अनुसार विषय वस्तु संबंधी पक्षपात कार्यवाही को अविधिमान्य कम ही करता है। उस विषय में न्यायाधीश का साधारण हित मात्र उसे उस विषय पर निर्णय देने से अनर्ह कर देगा। अगर उसका विषय वस्तु जिस पर वो डिसीजन करने जा रहा है उसमें उसका विषय वस्तु संबंधी कोई हित है, तो ये अपने आप में नैसर्गिक न्याय का अपालन माना जाएगा। देखिए, इस पर कृष्णा बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हरियाणा राज्य का एक केस 1985 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इस केस को आपको समझना चाहिए तो विषय वस्तु संबंधी पक्षपात क्या होता है आप समझ जाएंगे। इस बाद में हरियाणा सरकार ने रोडवेज के प्रधान प्रबंधक को उप पुलिस अधीक्षक की शक्तियां प्रदान कर दी और इसकी अधिसूचना निर्गत कर दिया। राज्य के प्राइवेट मोटरयान संचालकों ने इस अधिसूचना की विधिमानता को विषय वस्तु संबंधी अभिनति के आधार पर चुनौती दी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और कहा कि वह व्यक्ति जो रोडवेज का संचालक भी है, वही रोडवेज का नियंत्रक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसका उसमें विषय वस्तु संबंधी हित है। वो न्याय कभी नहीं कर पाएगा, वो कभी भी प्रशासकीय विवेक का प्रयोग जो है नैसर्गिक न्याय के साथ नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा होगा दोस्तों, ये पक्षपात विरुद्ध नियम क्या होता है, ये आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा।